तो डीमक्स क्या होता है, मक्स की मिरर इमेज होती है। यानी डीमक्स जो होता है वो आपका मक्स की मिरर इमेज होती है। मक्स क्या था आपका, मक्स था आपका वन टू मेनी कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो उसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, उसकी मिरर इमेज हो जाएगी। देखिए मक्स क्या था, मक्स आपका था मेनी टू वन कॉम्बिनेशनल सर्किट, मक्स था आपका मेनी टू वन कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो डीमक्स क्या हो जाएगा, डीमक्स हो जाएगा आपका वन टू मेनी कॉम्बिनेशनल सर्किट, क्योंकि ये आपका मक्स की मिरर इमेज होती है। तो मैं ऐसा बोल सकते हैं डीमक्स इज ए वन टू मेनी कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो एक 1x2 का डीमक्स हम डिजाइन करने जा रहे हैं। ये 1x2 का डीमक्स है। यहाँ पर एक ये सेलेक्ट लाइन है, एस आपका सेलेक्ट लाइन होगी, और ये 2 आपका यहाँ पर आउटपुट लाइन होगी। लेट से ये आपका है y0, ये है आपका y1 और ये है आपका i। तो ये क्या है आपका है 1x2 का डीमक्स है। तो ये मक्स की मिरर इमेज है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आप इसकी मिरर इमेज लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मक्स मिल जाएगा, या अगर आप मक्स की मिरर इमेज ले लेंगे तो आपको डीमक्स मिल जाएगा। फंक्शनिंग जो है इन दोनों की सेम है। जैसे कि अगर एस की वैल्यू 0 लेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, यानी आउटपुट पर आपको क्या मिल जाएगा, एस की वैल्यू 0 लेने पर आउटपुट पर आपको ये आई मिल जाएगा, यानी y0 की वैल्यू आई हो जाएगा अगर आप एस की वैल्यू 0 ले लेंगे, और अगर आप एस की वैल्यू 1 ले लेंगे तो y1 पर आपको आई मिल जाएगा। ठीक है ना। तो एस की वैल्यू 0 लेने पर ये आपका इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, एस की वैल्यू 1 लेने पर आपका ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो वर्किंग हो रही है ठीक उसी तरीके से हो रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं y0 क्या होगा, देखिए एस की वैल्यू 0 लेने पर, यानी एस बार लेने पर आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से एस की वैल्यू 1 लेने पर आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। यानी इसको आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि ये मान लीजिए आपका आई है, और ये आपकी दो आउटपुट लाइन है y0 y1, और यहाँ पर आपने ये स्विच लगा रखा है। ठीक है ना। तो इस स्विच को आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इस स्विच को आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर एस की वैल्यू यानी सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 होगी तो ये इससे कनेक्ट होगा, सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 होगी तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, यानी इससे कनेक्ट होगा तो y0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगा। तो ऐसा कब होगा, जब एस की वैल्यू 0 होगी। और ये इससे कब कनेक्ट हो जाएगा, जब एस की वैल्यू 1 होगी। तो y1 पर आपको क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा जब एस की वैल्यू 1 होगी। इसकी ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी, देखिए इनपुट क्या है, इनपुट है आपका ये सेलेक्ट लाइन, जहाँ पर कि आप इनपुट दे रहे हैं 0 और 1। 0 देने पर ऐसे कनेक्शन हो रहा है, 1 होने पर इस तरीके से कनेक्शन हो रहा है। तो इनपुट है आपका एस, वैल्यू क्या क्या है इनपुट की 0 और 1 आउटपुट। तो ये ट्रुथ टेबल इसके लिए हम डिजाइन करते हैं। एस हो जाएगा आपका इनपुट जिसकी वैल्यू हो सकती है 0 और 1, और दो आपके यहाँ पर आउटपुट हैं y1 एंड y0। ठीक है ना। अब देखिए एस की वैल्यू 0 लेने पर, अगर आप एस की वैल्यू 0 ले लेंगे तो आपका y1 पर क्या आएगा, y1 पर आपका कुछ नहीं आएगा, लेकिन y0 पर आपका क्या आ जाएगा, y0 पर आपका i आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप s की वैल्यू 1 ले लेंगे तो y0 पर आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन y1 पर आपका i आ जाएगा, क्योंकि ये कनेक्शन आपका इस टाइप से हो चुका होगा इसकी वैल्यू 1 करने पर, यानी y1 पर आपका i आ चुका होगा। अब देखिए आप इसको एसओपी के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो एसओपी में अगर आप सॉल्व करेंगे तो लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा y0 इज इक्वल टू, देखिए एस बार आई और y1 इज इक्वल टू एस आई। तो ये एसओपी में आप इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो ये आपको आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगी। अब देखिए इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा नॉट गेट और नॉट गेट एंड गेट से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपने दो एंड गेट यहाँ पर यूज किए, मिल जाएगा एस बार, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा एस। तो y0 हो जाएगा आपका एस बार आई, और y1 हो जाएगा आपका एस आई। तो इसको इस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट लाइन हो जाएगी और ये दो आउटपुट हो जाएंगे y0 y1, और ये दो एंड गेट और एक नॉट गेट का यूज करके आप इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 1x4 का डीमैक्स। ये आपका 1x2 का डीमैक्स था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 1x4 का डीमैक्स। आपका 1x4 का डीमैक्स है, यहाँ पर 4 आउटपुट लाइन्स होंगी आपकी। तो इसीलिए हमने इसको बोला था 1 to many कॉम्बिनेशनल सर्किट, y0 y1 y2 y3। अब चूंकि ये आपकी 4 लाइन से हैं तो आपको 2 लाइन्स लेनी पड़ेंगी सेलेक्ट करने के लिए। तो ये सेलेक्ट लाइन हो जाएगा S0 S1। तो आप क्या बोल सकते हैं कि लेट से अगर आपके पास m सेलेक्ट लाइन m डेटा आउटपुट लाइन है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको log m सेलेक्ट लाइन लेनी होगी। ठीक है ना। अगर आप log m सेलेक्ट लाइन ले रहे हैं तो log m सेलेक्ट लाइन लेकर के आप आउटपुट में m डेटा लाइंस को ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ 4 था तो ये log 4 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो हमने 2 सेलेक्ट लाइन यहाँ पर ली हुई है।
ठीक है ना, क्योंकि 4 क्या है, ये आपका 2 स्क्वायर यानी 2 बिट्स से आपके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो इसलिए आपकी ये आउटपुट में 4 लाइन्स होंगी। अब देखिए यहाँ पर एस नोट आपका LSB है और S1 आपका MSB है, तो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो देखिए 0 0 के करस्पॉन्डिंग आपका Y नोट का कनेक्शन होगा, 0 1 के करस्पॉन्डिंग Y1 का होगा, 1 0 के करस्पॉन्डिंग Y2 का होगा और 1 1 के करस्पॉन्डिंग Y3 का कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके कनेक्शंस होंगे। तो इनकी इक्वेशंस हम लिख सकते हैं। देखिए Y नोट की इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 बार S0 बार S1 बार S0 बार इंटू I, क्योंकि आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, I मिल रहा है। Y1 की इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो Y1 की इक्वेशन हो जाएगा S1 बार S0 I। इसी तरीके से Y2 की इक्वेशन हो जाएगा S1 S0 बार I, और इसी तरीके से Y3 की इक्वेशन हो जाएगा S1 S0 I। तो इस तरीके से आप आउटपुट के लिए इक्वेशंस लिख सकते हैं। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब S1 की वैल्यू भी 1 है और S0 की वैल्यू भी 1 है तो Y3 वाली लाइन पर आपको I मिलेगा। तो देखिए जब इन दोनों की वैल्यू 1 1 होगी तो Y3 वाली लाइन पर आपको I मिल जाएगा। तो इस तरीके ये इक्वेशन आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रही है। तो ये आपका क्या है, ये आपका 1x4 का डिमक्स है। और ये किसकी मिरर इमेज है, ये आपका एक 4x1 की मिरर इमेज है। अगर आप यहाँ पर एक मिरर लगा दें तो आपको एक 4x1 का मार्क्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चंस किस टाइप से आ सकते हैं, क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं कि एक हायर ऑर्डर का डीमक्स आपको इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग ए लोअर ऑर्डर डीमक्स। तो क्वेश्चन हो सकता है इम्प्लीमेंट हायर ऑर्डर डीमक्स बाय यूजिंग लोअर ऑर्डर डीमक्स। जैसे हमने मक्स के केस में देखा था कि हायर ऑर्डर के मक्स को आपने लोअर ऑर्डर के मक्स से इंप्लीमेंट किया था, ठीक उसी तरीके से हायर ऑर्डर के डीमक्स को हम लोअर ऑर्डर के डीमक्स से इंप्लीमेंट करेंगे। लेट से ये 1x4 का डीमक्स है, इसको हमें इंप्लीमेंट करना है 1x2 के डीमक्स से। 1x2 के डीमक्स से तो कितने 1x2 के डीमक्स लगेंगे, तो ठीक वही क्वेश्चन है जो हमने मक्स के केस में डिस्कस किया था। या तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 1x4 के डीमक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने 1x2 के डीमक्स लगेंगे, या क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 4x1 के मक्स को 2x1 के कितने मक्स से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों का आंसर सेम होगा क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। तो देखिए किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हायर टर्म लीजिए, इसमें से भी हायर टर्म लीजिए, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी आपको क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है, 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी आपको 1 मिलने वाला है, और इनको ऐड कर दीजिए, 2 + 1 आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी टोटल 3 आपको डीमक्स लगने वाले हैं यहाँ पर 1x2 साइज के। तो ठीक उसी तरीके से आप इंप्लीमेंट करेंगे जैसे कि मक्स के केस में हमने किया था। लेट से ये आपका एक 1x2 का डीमक्स आपने इस तरीके से लगाया, यहाँ पर लगाया एक 1x2 का डीमक्स, एक 1x2 का डीमक्स आपने यहाँ पर लगाया। ये 4 आपकी आउटपुट लाइन हो जाएंगी, Y0, Y1, Y2 एंड Y3। और ये आपकी हो जाएगी इनपुट लाइन I। अब देखिए S1 की वैल्यू 0 करने पर आपका Y0 Y1 सेलेक्ट हो रहा है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा S1 की वैल्यू 0 लेने पर Y0 Y1 सेलेक्ट हो रहा है, और S1 की वैल्यू 1 लेने पर आपका Y2 Y3 सेलेक्ट हो रहा है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका S0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आपका क्या होगा, MSB होगा और इस साइड आपका LSB होगा। तो क्या देख रहे हैं, ये आपका क्या है, मिरर इमेज है। सर्किट आपका एक मिरर इमेज है। ठीक है ना, जब हमने 4x1 के मक्स को 2x1 के मक्स से इंप्लीमेंट किया था तो जो हमें सर्किट मिला था उस सर्किट की ये वाला सर्किट आपका मिरर इमेज है। तो ठीक उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने आपसे बोला था कि 1x4 का डीमक्स को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं 1x2 के डीमक्स से, या फिर 4x1 के मक्स को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं 2x1 के मक्स से, आंसर दोनों का सेम आएगा। और आपको इसी सेम तरीके से इसको कैलकुलेट करना है क्योंकि प्रोसीजर आपका वो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। देखिए इसके आप मिरर इमेज लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसके आप मिरर लेंगे तो देखिए
तो देखिए इसकी अगर आप मिरर इमेज लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये आपका क्या है, ये मक्स है, तो इसीलिए हमने बोला था मक्स और डीमक्स आपके एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, क्योंकि ये आपका ओवरऑल किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये आपका वर्क कर रहा है एज ए 4x1 के मक्स की तरीके से, और ये आपका किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये आपका वर्क कर रहा है एज ए 1x4 के डीमक्स के तरीके से। तो ठीक उसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि हमने मक्स के केस में कैलकुलेट किया था, क्योंकि ये मक्स और डीमक्स एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। इसलिए आपका यहाँ पर आंसर भी सेम होगा, आंसर यहाँ पर होगा आपका 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट से 1x8 के डीमक्स को आपको इंप्लीमेंट करना है 1x2 के डीमक्स से, तो कितने 1x2 के डीमक्स लगेंगे। तो या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 8 - 1 = 7, क्योंकि हमने एक शॉर्टकट बताया था, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं 8 / 2 = 4, 4 / 2 = 2, 2 / 2 = 1, 4 + 2 + 1 = 7, यानी 7 आपको 1x2 के डीमक्स लगेंगे। या मान लीजिए 1x16 के डीमक्स को आपको इंप्लीमेंट करना है 1x4 के डीमक्स से, तो कितने 1x4 के डीमक्स लगेंगे, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 16/4 = 4 और 4/4 = 1, यानी 4 + 1 = 5, यानी टोटल 5 आपको 1x4 के डीमक्स लगेंगे। या मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 1x64 डीमक्स को इंप्लीमेंट कीजिए 1x4 के डीमक्स से, तो कितने 1x4 के डीमक्स लगेंगे, तो 64 / 4 = 16, 16 / 4 = 4, 4 / 4 = 1, यानी आंसर हो जाएगा 16 + 4 + 1 = 21, यानी टोटल आपको 21 1x4 के डीमक्स यहाँ पर लगेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि हायर ऑर्डर के डीमक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कितने लोअर ऑर्डर के डीमक्स यहाँ पर लगेंगे। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट डिस्कस करते हैं, डिकोडर। देखिए मक्स क्या था आपका, मक्स था आपका मैनी टू 1, यानी 2n×1, जहाँ पर कि आपके n सेलेक्ट लाइन्स थी, 2n×1 था आपका मक्स, यहाँ पर कि n आपकी सेलेक्ट लाइन थी। डीमक्स क्या था, डीमक्स है आपका 1×2n, यानी 1 to many सर्किट, 1 to many सर्किट, जहाँ पर कि n आपकी सेलेक्ट लाइन्स, यानी इन दोनों केसेस में आप नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स कितनी होंगी, n होंगी। तो मक्स का साइज होता है 2n×1, डीमक्स का साइज हो जाएगा 1×2n, ये हो जाएगा मैनी टू 1, डीमक्स हो जाएगा 1 to many कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट देखते हैं, डिकोडर। डिकोडर क्या है आपका, डिकोडर आपका मैनी टू मैनी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो डिकोडर आपका क्या है, डिकोडर आपका मैनी टू मैनी कॉम्बिनेशनल सर्किट है, क्योंकि यहाँ पर इनपुट्स भी मैनी होते हैं आपके, आउटपुट भी मैनी होते हैं। और डिकोडर आप क्यों यूज करते हैं, डिकोडर आप यूज करते हैं डिकोड करने के लिए, यानी आप अगर वन कोड को कन्वर्ट करने जा रहे हैं दूसरे कोड में, तो इसीलिए आपको डिकोडर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, कन्वर्ट वन कोड टू अनदर। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, ये होता है आपका मैनी टू मैनी कॉम्बिनेशनल सर्किट विच हैज मैनी इनपुट्स एंड मैनी आउटपुट्स। और ये आपका यूज कहाँ पर करेंगे, तो आप ऐसे बोल सकते हैं डिकोडर इज यूज टू कन्वर्ट बाइनरी टू अदर कोड्स। लेट से आपको बाइनरी से अदर्स कोड में कन्वर्ट करने हैं, तो आप डिकोडर का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, आपका डिकोड कर देगा, ठीक है ना, बाइनरी में जो दिया होगा उसको डिकोड कर देगा। यानी बाइनरी में अगर n बिट की इंफॉर्मेशन है तो इसको डिकोड करेगा ये 2n में, यानी डिकोडर का साइज क्या हो जाएगा, डिकोडर का साइज हो जाएगा n×2n, n बिट की इंफॉर्मेशन को ये डिकोड करेगा 2n में। तो ठीक है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये डिकोडर जो कॉम्बिनेशन सर्किट है, डिकोडर कैन बी यूज टू कन्वर्ट बाइनरी टू अदर कोड्स सच एज बाइनरी टू ऑक्टल, BCD टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है ना, बाइनरी टू ऑक्टल आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप डिकोडर को यूज कर सकते हैं, या लेट से BCD टू डेसिमल आपको कन्वर्ट करना हो, या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आपको कन्वर्ट करना हो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं डिकोडर इज यूज टू कन्वर्ट बाइनरी टू अदर कोड्स सच एज बाइनरी टू ऑक्टल। मिनिमम साइज का डिकोडर क्या हो जाएगा, तो मिनिमम साइज का डिकोडर हो जाएगा 2x2², यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2x4 का मिनिमम साइज का यहाँ पर आपका डिकोडर होगा, जिसमें कि 2 इनपुट होंगे और 4 आपके आउटपुट होंगे। तो डिस्कस करते हैं ये 2x4 के डिकोडर को। 2x4 का डिकोडर है जहाँ पर कि 2 इनपुट होंगे और 4 आपके आउटपुट्स होंगे, और 1 यहाँ पर आपका ये कंट्रोल लाइन है। तो 2 इनपुट्स हैं आपके पास A और B, 4 आपके पास आउटपुट्स होंगे Y0, Y1, Y2,
एंड y3, और ये आपका इनेबल लाइन है। अगर आप इन्हें इस लाइन को 0 कर देंगे, ए की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये डिकोडर वर्क नहीं करेगा। तो डिकोडर आपका वर्क कब करेगा? डिकोडर आपका वर्क तब करेगा जब आप ई की वैल्यू को 1 करेंगे, यानी आपको इसको इनेबल करना होगा। तो अगर आप डिकोडर आपका वर्क करेगा अगर आप इस लाइन को इनेबल कर देंगे। अगर आपने इसको डिसेबल कर दिया यानी ई की वैल्यू 0 कर दी तो फिर उस केस में डिकोडर आपका वर्क नहीं करेगा। तो अगर आप ये डिकोडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आप इस लाइन को 1 कर देंगे, इसको इनेबल कर देंगे, इस डिकोडर को आप इनेबल कर देंगे। डिकोडर को डिसेबल कर दिया है तो आप इनपुट में कुछ भी लें, 0 लें या 1 लें, यानी इसके लिए हमने क्या ले लिया, डोंट के ले लिया। आपका यहाँ पर आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। अगर आपने इसको डिसेबल कर दिया, ए की वैल्यू 0 कर दिया, तो इनपुट में आप कुछ भी लीजिए, आउटपुट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपका डिकोडर जो है ये वर्क करे, उसके लिए आपको इसको इनेबल करना होगा। तो लेट से आपने इनेबल कर रखा है, तो देखिए अगर आपने इस डिकोडर को इनेबल कर रखा है और इनपुट्स पर आप दे रहे हैं 0 0, तो 0 0 के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर y0 पर 1 मिल जाएगा। यानी 0 0 का मतलब क्या होता है? 0 0 का मतलब होता है 0। उसी तरीके से 0 1 का मतलब क्या होता है? 0 1 का मतलब होता है 1, यानी y1 पर आपको 1 मिल जाएगा। 1 0 का मतलब क्या होता है? 2, 1 0 का मतलब होता है 2, यानी y2 पर आपको 1 मिल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है आपका? ये डिकोडिंग कर रहा है, ठीक है ना, इस बाइनरी को डिकोड कर रहा है। जैसे 1 1 है, 1 1 आपका बाइनरी में है, इसको आप डिकोड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, यानी y3 वाला आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका ट्रुथ टेबल हो जाएगी। तो इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से आप आउटपुट्स के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, y0 क्या हो जाएगा आपका? y0 आपका हो जाएगा, देखिए ये डिकोडर आपका वर्क करेगा अगर आप इसको इनेबल करेंगे, यानी ई की वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। और देखिए y0 में SOP फॉर्म में लिख रहे हैं, ये आपका 1 कब मिल रहा है? जब ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है, यानी ए बार बी बार। तो ये y0 के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट में एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ई ए बार बी बार। इसी तरीके से y1 के करस्पॉन्डिंग देखिए, ये हमने 2x4 का एक डिकोडर लिया हुआ है, y1 के करस्पॉन्डिंग देखिए, तो y1 के करस्पॉन्डिंग आपको 1 यहाँ पर मिल रहा है, यानी ये आपका क्या होगा? 0 1, यानी ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है और ई की वैल्यू 1 है, यानी ई ए बार बी। अब इसी तरीके से आप y2 के लिए एक्सप्रेशन लिखिए, तो y2 के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा ई ए बी बार, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 आ रहा है। अब देखिए y3 में आपका 1 यहाँ पर आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ई ए बी। तो y3 के लिए आउटपुट में लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा ई ए बी। तो इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से आप इस तरीके से आउटपुट के लिए एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम आपसे ये कहें कि 2x4 का डिकोडर और 1x4 के डिमक्स, इनका सर्किट सेम है, तो ये हम कैसे बोल सकते हैं? ये हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर आप इस लाइन को इधर ले आएँ और इन दोनों इनपुट्स को इधर ले आएँ तो आपका ये क्या बन जाएगा? ये आपका डिमक्स बन जाएगा। इसका मतलब अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, इस ई को इधर ले जाएं और इस ए बी को इधर ले आएँ, तो फिर ये आपका क्या किस तरीके से वर्क करने लग जाएगा? ये एज ए डिमक्स की तरीके से वर्क करने लग जाएगा। इसका मतलब हमेशा बोल सकते हैं कि डिमक्स और डिकोडर है, उनके लिए इक्वेशंस आपकी क्या होंगी? सेम होंगी। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। ये हम डिमक्स ले रहे हैं, डिमक्स हो जाएगा आपका, तो ये आपका क्या है? ये आपका एक 2x4 का डिकोडर है और ये आपका क्या है? ये आपका 1x4 का डिमक्स है। तो इसके लिए इक्वेशन हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे। देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा y0 के लिए? y0 के लिए इक्वेशन हो जाएगा a बार b बार e। y0 के लिए इक्वेशन थी, y1 के लिए इक्वेशन हो जाएगा 0 1, यानी a बार b e। y2 के लिए हो जाएगा आपका a b बार e और y3 के लिए इक्वेशन हो जाएगा आपका a b e। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये इक्वेशंस आपकी दोनों सेम हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि ये जो डिमक्स है, ये जो डिमक्स की इक्वेशंस हैं और ये जो डिकोडर की जो इक्वेशंस हैं, ये दोनों ही सेम हैं। इसका मतलब हमेशा बोल सकते हैं कि डिमक्स और डिकोडर इन दोनों का ही सर्किट सेम होता है। अगर आप इन दोनों लाइंस को यहाँ पर ले आते हैं और इस लाइन को इधर ले जाते हैं, तो फिर ये डिकोडर आपका डिमक्स की तरीके से वर्क करने लग जाएगा। और अगर आप इन 4 लाइन्स को इधर ले आते हैं और इस 1 लाइन को इधर ले जाते हैं, तो फिर ये, या इसकी मिरर इमेज ले लेते हैं, तो फिर ये जो डिमक्स है ये मक्स बन जाएगा। इसका मतलब अगर इन 4 लाइन्स को आप इधर ले आएँ और इस 1 लाइन को इधर ले जाएं, तो ये उस केस में मक्स हो जाएगा।
इस केस में ये डीमक्स है, और अगर आप इन दो लाइंस को इधर ले जाकर इस वन लाइन को इधर ले आएँ तो फिर ये आपका डिकोडर बन जाएगा। देखा डीमक्स और डिकोडर की इन दोनों की जो इक्वेशन है वो सेम है, क्योंकि डिकोडर और डीमक्स या मक्स इन सभी का हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सर्किट होगा वो सेम होगा, क्योंकि अगर इन दो लाइंस को आप यहाँ पर ले जाएं और इस वन लाइन को आप इधर ले जाएं तो ये डिकोडर बन जाएगा। अगर आप इन 4 लाइंस को इधर ले जाएं और इस वन लाइन को इधर ले जाएं तो फिर ये मक्स बन जाएगा, और अभी ये क्या है आपका डीमक्स है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिकोडर, डीमक्स और मक्स इन सभी का सर्किट क्या है आपका सेम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि या तो आप 2x4 का डिकोडर लीजिए, या 1x4 का मक्स लीजिए, 1x4 का डीमक्स लीजिए, या 4x1 का मक्स लीजिए। या तो 2x4 का डिकोडर लीजिए, या 1x4 का आप डीमक्स लीजिए, या 4x1 का मक्स लीजिए। इन तीनों का ही सर्किट आपका सेम है। इसका मतलब अगर अब क्वेश्चन हम आपसे पूछें कि 4x16 के डिकोडर को आपको इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग 2x4 डिकोडर, तो कितने 2x4 के डिकोडर्स लगेंगे 4x16 के डिकोडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो देखिए ये हम आपको बता चुके हैं कि डिकोडर का साइज़ क्या होता है। डिकोडर का साइज़ होता है आपका n क्रॉस 2 पावर n। मक्स का साइज़ क्या होता है, मक्स का साइज़ हो जाएगा आपका 2 पावर n क्रॉस 1। ये मक्स का साइज़ है। ये आपका डिकोडर का साइज़ है। और आपका डीमक्स का साइज़ क्या होगा, डीमक्स का साइज़ हो जाएगा 1 क्रॉस 2 पावर n। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप ये हाईएस्ट टर्म को लेंगे, क्योंकि इन तीनों के सर्किट सेम होता है, तो आप ये हाईएस्ट वाले टर्म्स को ले लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो डिकोडर का साइज़ होता है n क्रॉस 2 पावर n, डीमक्स का साइज़ हो जाएगा 2 पावर n क्रॉस 1, और डीमक्स का साइज़ हो जाएगा 1 क्रॉस 2 पावर n। तो अगर वो आपसे पूछता है कि 4x16, अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट लाइंस कितनी हो जाएंगी आपकी, मक्स के केस में और डीमक्स के केस में, इन दोनों केसेस में आपके n सेलेक्ट लाइंस होंगी, और इस डिकोडर के केस में वन लाइन आपका एज ए एनेबल और डिसेबल लाइन की तरीके से वर्क करेगी। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि 4x16 के डिकोडर को आपको इम्प्लीमेंट करना है 2x4 के डिकोडर से, या हम आपसे पूछें कि 1x16 के डीमक्स को इम्प्लीमेंट करना है 1x4 के डीमक्स से, या फिर हम आपसे पूछें कि 16x1 के मक्स को इम्प्लीमेंट करना है 4x1 के मक्स से, आंसर इन तीनों ही क्वेश्चंस का सेम आएगा। और इन तीनों ही केसेस में आपको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1, यानी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी आपको 5 यहाँ पर आंसर होगा। यानी 4x16 डिकोडर अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको 5 2x4 के डिकोडर यहाँ पर लगेंगे। 1x16 के डीमक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 5 1x4 के डीमक्स लगेंगे। 16x1 के मक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टोटल 5 4x1 के मक्स लगेंगे। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपका आंसर आपका सेम रहेगा, तो आप हाईएस्ट टर्म को उठा लीजिए और फिर इस तरीके से डिवाइड करके अपना आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं, लेट से अगर वो आपसे पूछता है कि 6x64 साइज के 6x64 साइज के डिकोडर को आपको इम्प्लीमेंट करना है 2x4 साइज के डिकोडर से, तो कितने 2x4 साइज के डिकोडर्स यहाँ पर आपको लग जाएंगे। तो फिर से आप ऐसा बोल सकते हैं 64 डिवाइडेड बाई 4 आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाई 4 आपको 4 मिल जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 आपको 1 मिल जाएगा, यानी 16 प्लस 4 प्लस 1 ये आपको मिल जाएगा 21, यानी आपको टोटल 21 2x4 साइज के डिकोडर लग जाएंगे 6x64 साइज के डिकोडर को इम्प्लीमेंट करने में। या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि 64x1 के मक्स को आपको इम्प्लीमेंट करना है 4x1 के मक्स से, तो कितने 4x1 के मक्स लगेंगे, उस केस में भी आपका आंसर 24 ही रहेगा। या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि 1x64 साइज का डीमक्स को इम्प्लीमेंट करना है आपको 1x4 साइज के डीमक्स से, तो उस केस में भी आपको 24 1x4 साइज के डीमक्स यहाँ पर लगेंगे। तो इन तीनों ही केसेस में आपका आंसर 21 ही आएगा। और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, हाईएस्ट वाले टर्म को ले लीजिए और फिर आप इसको इस तरीके से डिवाइड करते जाएंगे। यानी जो कैलकुलेशंस करनी है वो आपको 2 पावर n वाले टर्म पर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट से आपको हाफ एडर इंप्लीमेंट करना है, तो हाफ एडर को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कितने मिनिमम डिकोडर की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम नंबर ऑफ डिकोडर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे हाफ एडर को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो देखिए एक 2x4 का डिकोडर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये लेट से आपका इनेबल लाइन है, ई की वैल्यू आपने 1 कर रखा है तभी आपका ये वर्क करेगा। ये 2x4 का आपका डिकोडर है।
लेट से इनपुट है आपका ए और बी। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, देखिए आपने इसको इनेबल कर रखा है, इसका मतलब डिकोडर आपका वर्क करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ई की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, तो ये इनेबल है, तो इसकी वैल्यू आपका डिकोडर आपका वर्क करेगा। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको मिलेगा ए बार बी बार, इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा, हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट था आपका ए बार बी, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट था आपका ए बी बार, और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट था आपका ए बी। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वाई नॉट की वैल्यू थी ए बार बी बार, वाई वन की वैल्यू थी ए बार बी, वाई टू की वैल्यू थी ए बी बार, और वाई थ्री की वैल्यू थी आपका ए बी। अब आपको क्या करना है, आपको हाफ एडर इंप्लीमेंट करना है। तो हाफ एडर में जो आपका सम होता है, सम की इक्वेशन होती है ए एक्सोर बी, यानी ए एक्सोर बी आपको किससे मिलेगा, ए एक्सोर बी आपको मिलेगा इस y1 से और इस y2 से, ठीक है ना। तो इस y1 y2 का अगर आप और कर देंगे, y1 और y2 का अगर आप और कर देंगे तो आपको सम के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो y1 है मेरा ए बार बी और y2 है मेरा ए बी बार। तो हमने क्या किया यहाँ पर एक और गेट लगा दिया, तो और गेट को यूज़ करके आप इस सम के लिए इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं ए एक्सोर बी। अब कैरी आपको चाहिए, तो कैरी क्या होता था आपका, हाफ एडर के केस में कैरी होता था आपका ए बी, यानी कैरी आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको कैरी मिल गया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक 2x4 के डिकोडर की हेल्प से हमने हाफ एडर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक 2x4 का डिकोडर चाहिए प्लस 1 और गेट चाहिए। तो एक 2x4 के डिकोडर और 1 और गेट की हेल्प से आप हाफ एडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सम एक्सोर बी और कैरी ए बी को आप इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि हाफ सब्सट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, तो हाफ सब्सट्रैक्टर में जो आपका डिफरेंस होता था, डिफरेंस की इक्वेशन होती थी एक्सोर बी। तो एक्सोर बी तो आपको मिल चुका है यहाँ पर, यानी और गेट आपको लगाना होगा और एक्सोर भी आपको मिल जाएगा। तो डिफरेंस की इक्वेशंस तो आपको यहाँ पर मिल गई है। लेकिन बोरो वहाँ पर क्या होता था, बोरो होता था वहाँ पर ए बार बी। अब ए बार बी आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ से आपको आउटपुट ले लेंगे तो और आपको यहाँ पर बोरो मिल जाएगा। तो ये आपका क्या इंप्लीमेंट हो गया, ये आपका हाफ सब्सट्रैक्टर इंप्लीमेंट हो गया, जहाँ पर कि ये डिफरेंस की इक्वेशंस हैं और ए बार बी जो है ये आपका बोरो की इक्वेशन है। ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका ए बार बी है, ए बार बी ये आपका बोरो की इक्वेशन है। तो हाफ सब्सट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक 2x4 की डिकोडर की रिक्वायरमेंट होगी प्लस 1 और गेट, यानी 2x4 का अगर आप डिकोडर लें और एक और गेट लें तो इसकी हेल्प से आप हाफ सब्सट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाफ एडर और हाफ सब्सट्रैक्टर को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको 2x4 का डिकोडर चाहिए प्लस 1 और गेट चाहिए। अब लेट से आपको फुल एडर बनाना है, तो फुल एडर के लिए आपको कितने डिकोडर की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए फुल एडर में आपके कितने इनपुट होते थे, फुल एडर में आपके इनपुट होते थे 3, यानी यहाँ पर जो हम डिकोडर यूज करने जा रहे हैं वो यूज करने जा रहे हैं 3x2 क्यूब, यानी 3x8 साइज का डिकोडर हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि फुल एडर के केस में आपके 3 इनपुट होते थे, हाफ एडर या हाफ सब्सट्रैक्टर के केस में आपके 2 इनपुट होते थे। तो इसलिए हमने 2x4 का डिकोडर लिया था। लेकिन अब हमें यहाँ पर फुल एडर इंप्लीमेंट करना है और फुल एडर में 3 इनपुट होते हैं, तो हम 3x8 साइज के डिकोडर की हेल्प से फुल एडर को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये 3x8 का आपने एक डिकोडर लिया हुआ है, तो आउटपुट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा ए बार बी बार सी। अब देखिए फुल एडर के केस में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं 3 आपके पास इनपुट्स होते थे ए बी और सी, और आपका सम होता था और एक कैरी होता था। तो सम के लिए क्या होता था आपका, सम के लिए जो मिन टर्म होते थे वो होते थे 1 2 4 और 7, और कैरी के लिए जो मिन टर्म होते थे वो होते थे 3 5 6 एंड 7। तो फुल एडर में सम के लिए जो होते थे वो होते थे, मिन टर्म होते थे 1 2 4 और 7, और कैरी के लिए मिन टर्म होते थे 3 5 6 7, यानी सम के लिए एक्सप्रेशन थी आपका ए एक्सोर बी एक्सोर सी, और कैरी के लिए एक्सप्रेशन थी आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसकी हेल्प से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए सम आपको चाहिए, तो आपको 1 को अगर आप इनको और कर देंगे तो आपको यहाँ पर सम मिल जाएगा, और वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी। जैसे अगर आपको कैरी को इम्प्लीमेंट करना है तो कैरी के लिए आप ले लेंगे 3 को, तो देखिए 3 ले लिया हमने, 5 5 6 6 और 7।
अगर आप इसका और कर देंगे तो आपको कैरी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कैरी मिल जाएगा और एक्सप्रेशन हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कैरी मिल जाएगा और इस तरीके से आपको सब मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक फुल एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 1 3x8 का डिकोडर लग रहा है प्लस 2 और गेट आपके यहाँ पर यूज हो रहे हैं। इसका मतलब आप अगर 2 और गेट का यूज करें और 1 3x8 का डिकोडर ले तो इसकी हेल्प से आप इस फुल एडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस और गेट का साइज क्या होगा, इस और गेट का साइज होगा 4 इनपुट, यानी 4 इनपुट का और गेट आपको यहाँ पर लेना होगा। तो आपको 2 और गेट लग रहे हैं और 1 3x8 का डिकोडर लग रहा है इस फुल एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसी तरीके से अगर आप फुल सबस्ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करें तो फुल सबस्ट्रैक्टर को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें आपका ये वाली इक्वेशन आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका बोरो हो जाएगा और उसी तरीके से आप और गेट लगा करके भी फुल सबस्ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फुल सबस्ट्रैक्टर के केस में भी आपको 1 3x8 डिकोडर प्लस 1 3x8 डिकोडर और 2 और गेट लगेंगे अगर आपको फुल सबस्ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करना है। ये इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी, सम के लिए तो सेम रहेगा, वहाँ पर ये आपका डिफरेंस हो जाएगा और बोरो के लिए आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग आप ये और गेट लगाकर ठीक उसी तरीके से उसको भी कर सकते हैं। तो आपका फुल सबस्ट्रैक्टर भी आप इससे बना सकते हैं। तो कुल मिला के आपको फुल एडर बनाना हो या फुल सबस्ट्रैक्टर बनाना हो, आपको 1 3x8 का डिकोडर लगेगा और 2 और गेट लगेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट डिस्कस करते हैं एनकोडर। एनकोडर भी आपका आप ऐसा बोल सकते हैं ये मैनी टू मैनी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। जिस तरीके से डिकोडर आपका मैनी टू मैनी कॉम्बिनेशनल सर्किट था, ठीक उसी तरीके से एनकोडर भी आपका मैनी टू मैनी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एनकोडर है ये डिकोडर की मिरर इमेज है। तो जैसे कि हमने डिकोडर देखा है, इस डिकोडर की आप मिरर इमेज ले लेंगे तो आपको एनकोडर मिल जाएगा, यानी इसकी मिरर इमेज लेंगे तो आपको एनकोडर मिल जाएगा 2 पावर n। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एनकोडर का साइज हो जाएगा 2 पावर n क्रॉस n, ठीक है ना। तो एनकोडर का साइज हो जाएगा 2 पावर n क्रॉस n। तो आप एनकोडर का यूज कहाँ पर करेंगे, एनकोडर का यूज आप करेंगे कोड्स को कन्वर्ट्स करने में, ठीक है ना। कन्वर्ट वन कोड टू अदर कोड्स। तो आप एनकोडर का यूज क्या करेंगे, एनकोडर का भी यूज करेंगे कन्वर्ट अदर कोड्स टू बाइनरी। अगर आपको अदर कोड्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वहां पर आप एनकोडर का यूज करेंगे। डिकोडर का यूज कब करेंगे, डिकोडर का यूज तब करेंगे जब आपको बाइनरी से अदर्स कोड में कन्वर्ट करना हो। डिकोडर का यूज कब करते हैं, डिकोडर का यूज तब करते हैं जब आपको बाइनरी से अदर कोड में कन्वर्ट करना हो, और एनकोडर का यूज आप तब करते हैं जब आपको अदर कोड से बाइनरी में यूज करना, अदर कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो। तो हम इसे बोल सकते हैं कि डिकोडर आप यूज करेंगे अगर आपको बाइनरी से अदर कोड्स में कन्वर्ट करना हो, और आप तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिकोडर आप यूज करेंगे अगर आपको बाइनरी से अदर कोड्स में कन्वर्ट करना हो। फिर आप बोल सकते हैं एनकोडर इज यूज्ड टू कन्वर्ट अदर कोड्स टू बाइनरी, फॉर एग्जांपल ऑक्टल टू बाइनरी, यानी अदर कोड्स टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू बीसीडी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो अगर आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है या डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्ट करना है या ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो फिर वहां पर आप एनकोडर का यूज करेंगे। ये आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है और ये किस टाइप का कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये मैनी टू मैनी कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि अदर कोड्स को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर का एग्जांपल लेते हैं। तो ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर यानी 8 क्रॉस 3, यानी ये हो जाएगा 2 क्यूब क्रॉस क्यूब। यहाँ पर 8 आपके इनपुट्स होंगे और 3 आपके आउटपुट होंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर का है। ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर यानी ये बाइनरी में एनकोड करेगा इंफॉर्मेशंस को, बाइनरी में एनकोड करेगा 2 पावर n इंफॉर्मेशन को एनकोड करेगा n बिट में। तो इसका साइज हो जाएगा 2 पावर n क्रॉस n, ठीक है ना। एनकोड करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर कि अगर आप इस इनेबल लाइन को अगर 1 करेंगे तभी ये आपका एनकोडर वर्क करेगा। अगर आपने इसको डिसेबल कर दिया तो एनकोडर आपका ये वर्क नहीं करेगा। तो ये एनकोडर को वर्क करने के लिए आपको इस लाइन को 1 करना होगा, इनेबल लाइन को 1 करेंगे तभी ये एनकोडर आपका वर्क करेगा। तो इसकी ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एनकोडर आपका एनकोड करेगा, बाइनरी में एनकोड करेगा। तो लेट से अगर आपका आई नोट पर आप 1 देते हैं तो ये आई नोट पर 1 देने का मतलब क्या है, आई नोट पर अगर आप 1 देते हैं यानी 0 के करस्पॉन्डिंग ये क्या एनकोड करेगा, 0 के करस्पॉन्डिंग एनकोड करेगा बाइनरी में 0 0 0। उसी तरीके से अगर आप i1 की वैल्यू 1 देते हैं तो ये 1 के करस्पॉन्डिंग एनकोड करेगा 0 0 1। उसी तरीके से अगर आप i2 पर 1 देते हैं
तो 2 के करस्पॉन्डिंग ये एनकोड करेगा 0 1 2, बाइनरी में आपका 2 के करस्पॉन्डिंग एनकोड करके ये देगा आपको आउटपुट में 0 1 2, यानी 0 1 2। यहाँ पर वाई नोट क्या है, वाई नोट है आपका LSB, ये LSB है, और Y2 है आपका MSB। इसी तरीके से आप इसके ट्रुथ टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। I7 को 1 कर देंगे, 7 के कोरस्पॉन्डिंग ये बाइनरी में एनकोड करेगा 1 1 1 को, यानी यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा, जहाँ पर कि वाई नोट आपका LSB है और Y2 आपका MSB है। तो ये आपके इनपुट्स हो जाएंगे और ये आपके आउटपुट्स हो जाएंगे। तो आउटपुट्स के लिए अब आप यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी, इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमने एज्यूम किया है कि इस इनेबल लाइन को हमने 1 कर रखा है, तो इस इनेबल लाइन को 1 कर रखा है, तो ये आपका एनकोडर जो है वो फिर इस तरीके से वर्क करेगा अगर आप ई की वैल्यू को 1 कर देंगे तो। और ये आपका एक ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर है, जो कि ऑक्टल में जो नंबर है, जो आपका एक नंबर होगा ऑक्टल में, जिसको कि बाइनरी में ये कन्वर्ट कर रहा है। जैसे 7 अगर आपका ऑक्टल में होगा तो ये बाइनरी में उसको 1 1 1 इस तरीके से कन्वर्ट करेगा। तो एक्सप्रेशन लिखते हैं, आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो देखिए वाई नोट के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए वाई नोट आपका 1 SOP में लिख रहे हैं, तो 1 कब है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक आपका 1 यहाँ पर है और दूसरा 1 यहाँ पर है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग देखिए I1 और इस 1 के करस्पॉन्डिंग देखिए, तो देखिए इस 1 के करस्पॉन्डिंग देखिए I1, इस वाले 1 के करस्पॉन्डिंग देखिए I3, इस वाले 1 के करस्पॉन्डिंग देखिए I5 और इस वाले 1 के करस्पॉन्डिंग देखिए I7। यानी आपको आउटपुट में मिल जाएगा I1 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I7। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये I1 पर आपका 1 है, फिर देखिए ये आपका 1 कहाँ पर होगा, देखिए 1 यहाँ पर हुआ है, तो देखिए यहाँ पर 1 कहाँ पर है, यहाँ पर 1 है आपका I3 में, फिर देखिए आपका I5 पर आपका ये 1 है, और फिर देखिए आपका ये I7 पर आपका ये 1 हुआ है। तो SOP में अगर आप इसके लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपके 0 हैं तो आप जब इसके लिए टर्म्स लिखेंगे तो वो आपके 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएंगे। तो ये आपका LSB है, ये 2 पावर 0 वाली पोजीशन पर चेंज होगा। 2 पावर 0 क्या होगा आपका 1 पर, ये आपका 2 पावर 1 यानी हर दूसरे में 2 2 के यहाँ पर पेयर बनेंगे, और यहाँ पर 2 स्क्वायर यानी 4 4 के पेयर बनेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 4 4 के ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपके 2 पावर 1 यानी 2 2 के ग्रुप बनेंगे, और यहाँ पर 2 पावर 0 यानी 1 1 के ग्रुप बनेंगे, क्योंकि ये आपका LSB है और ये आपका MSB है। तो अब हम Y1 के लिए SOP में एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो Y1 के लिए देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए Y1 पर आपका ये किसके लिए 1 है, ये आपका 2 के लिए 1 है और 3 के लिए 1 है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका I2 प्लस I3 प्लस उस फिर आगे देखिए आपका ये I6 के लिए 1 है और I7 के लिए 1 है, यानी प्लस I6 प्लस I7। फिर Y2 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो Y2 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा, देखिए ये किसके लिए 1 है आपका, ये I7 I6 I5 और I4 के लिए 1 है। आप ऐसा बोल सकते हैं I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7। तो ये SOP में हमने इसके लिए एक्सप्रेशंस लिखी हैं। तो SOP में अगर आप इस ट्रुथ टेबल का यूज़ करके एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इस एनकोडर के लिए आपको ये एक्सप्रेशन आउटपुट के लिए मिल जाएंगी। ये Y0 की वैल्यू हो जाएगी, ये Y1 की वैल्यू हो जाएगी और ये आपका Y2 की वैल्यू हो जाएगी, और ये आपका एक ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर है। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो एनकोडर है, अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो आप इसको किस गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एनकोडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको केवल OR गेट की ज़रूरत होगी। केवल OR गेट का यूज़ करके आप इस एनकोडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एनकोडर कंटेन्स OR गेट, क्योंकि यहाँ पर आपका केवल एक्सप्रेशन में आपका प्लस यूज हुआ है। तो अब इन एक्सप्रेशंस के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर सर्किट डिजाइन करते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर आपको इसको एनकोडर को इम्प्लीमेंट करना है तो आप केवल OR गेट की हेल्प से इस एनकोडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर के लिए आपको 3 OR गेट की यहाँ पर ज़रूरत होगी, ठीक है ना। और OR गेट का साइज क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये OR गेट का साइज हो जाएगा 4 इनपुट, यानी 4 इनपुट के 3 OR गेट की रिक्वायरमेंट होगी आपको इस ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इस तरीके से आपके कनेक्शंस होंगे। देखिए 1357, तो Y0 के लिए हो जाएगा 1357, Y2 के लिए आपका कनेक्शन जाएगा 4567 में, तो इनपुट्स में आप देंगे 4567, यानी आप यहाँ से 4567 को इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे और आपका ये ऑक्टल टू बाइनरी
एनकोडर की तरीके से ये वर्क करने लग जाएगा। तो क्या आप मुझे ऐसा बता सकते हैं कि अगर आपको एनकोडर इम्प्लीमेंट करना हो 2 पावर n क्रॉस n साइज़ का, अगर मान लीजिए आपको 2 पावर n क्रॉस n साइज़ का एनकोडर इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके लिए आपके कितने और गेट लगेंगे? जैसे कि देखिए आपको ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर इम्प्लीमेंट करना था तो उसके लिए आपके 3 और गेट लग रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर आपको 2 पावर n क्रॉस n साइज़ का एनकोडर इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके लिए कितने और गेट लगेंगे? तो देखिए यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि और गेट कितने हैं, जितने आपके आउटपुट होंगे उतने ही और गेट होंगे। देखिए यहाँ पर 3 आउटपुट थे तो इसलिए आपके 3 और गेट आपने यहाँ पर लगाए हैं। तो 2 पावर n क्रॉस n साइज के एनकोडर के में आपके कितने आउट होंगे? तो 2 पावर n क्रॉस n एनकोडर में आपके n आउटपुट्स होंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस एनकोडर में आपके जो और गेट लगेंगे, इसको इंप्लीमेंट करने में जो और गेट होंगे वो n होंगे, यानी n आपके और गेट्स आपके लग जाएंगे यहाँ पर इस एनकोडर को इंप्लीमेंट करने में। और एक एनकोडर और एक और गेट का साइज कितना होगा यहाँ पर? जैसे यहाँ पर आपका 4 इनपुट का और गेट है तो इस 2 पावर n क्रॉस n साइज के एनकोडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आप और गेट यूज़ करेंगे वो कितने इनपुट का होगा? तो देखिए यहाँ पर आपके कितने इनपुट जा रहे हैं। देखिए ये जो चेंज हो रहा है वो कंसेक्यूटिव चेंज हो रहा है, ठीक है ना, यानी आपका 1 बाई 1 चेंज हो रहा है। तो अल्टरनेटिव फैशन में आपने यहाँ पर लिया हुआ है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपके हाफ इनपुट यहाँ पर जा रहे हैं, आपके हाफ इनपुट जा रहे हैं। और यहाँ पर टोटल इनपुट क्या है? टोटल इनपुट है 2 पावर n, यानी 2 पावर n का हाफ हो जाएगा 2 पावर n माइनस 1। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आप इस केस में जो आप और गेट यूज करेंगे वो 2 पावर n माइनस 1 इनपुट का होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको 2 पावर n क्रॉस n साइज का एनकोडर इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके लिए आपको 2 पावर n माइनस 1 इनपुट साइज के n और गेट की रिक्वायरमेंट होगी। तरीके से इसमें देखिए इसमें भी आपके हाफ इनपुट जा रहे हैं। देखिए टोटल आपके पास 8 इनपुट हैं, उस 8 में से हाफ जा रहे हैं। इसी तरीके से इसमें देखिए इसमें भी आपके y2 में भी 8 में से हाफ जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 1 1 पर चेंज हो रहा है, तो आप इसमें अल्टरनेटिव ले रहे हैं तो ये 1 3 5 7 पर जाएगा। ये आपका 2 2 की ग्रुपिंग होगी तो उसमें 2 2 का आप लेंगे, यानी 2 3, फिर उसके बाद में 2 छोड़ेंगे, यानी 4 5 आपने स्किप कर दिया, देन 6 और 7 को लेंगे। ये आपका 2 पावर 2 यानी 4 पर आपका जाएगा तो 4 4 की ग्रुपिंग होगी, यानी आप 4 5 6 7 को लेंगे, 0 1 2 3 को यहाँ पर स्किप कर देंगे। तो इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें हाफ इनपुट जाएंगे। तो 2 पावर n क्रॉस n के साइज में 2 पावर n क्रॉस n साइज के एनकोडर में आपके 2 पावर n इनपुट हो जाएंगे तो उसका हाफ हो जाएगा 2 पावर n माइनस 1, यानी 2 पावर n माइनस 1 इनपुट के n और गेट आपको लग जाएंगे इस एनकोडर को इम्प्लीमेंट करने में। एनकोडर की मिरर इमेज ले लेंगे तो आपको डिकोडर मिल जाएगा, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आप एनकोडर ले रहे हैं, एनकोडर का साइज हो जाएगा 2 पावर n क्रॉस n, इसकी अगर आप मिरर इमेज ले लेंगे तो आपको डिकोडर मिल जाएगा और डिकोडर का साइज हो जाएगा n क्रॉस 2 पावर n, ठीक है ना। फिर उसमें अगर आप कनेक्शंस को चेंज कर देंगे, लेट से ये आपका एक एनकोडर है, इस एनकोडर में अगर आप इन लाइंस को यहाँ पर ले आते हैं और इस लाइंस को यहाँ पर ले जाते हैं तो फिर आपका ये क्या बन जाएगा? ये आपका, और इस 1 लाइन को यहाँ पर ले जाते हैं, यानी इन दोनों को आप अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो फिर आपका ये क्या बन जाएगा? ये आपका मक्स बन जाएगा और फिर इसका साइज हो जाएगा 2 पावर n क्रॉस 1। और अगर आप इस मक्स की मिरर इमेज ले लेते हैं तो फिर आपको डी मक्स मिल जाएगा और उसका साइज हो जाएगा 1 क्रॉस 2 पावर n। तो आपने क्या देखा है कि इन चारों का ही सर्किट सेम होता है, बस आपको ये कनेक्शन चेंज करने हैं। जैसे जैसे आप कनेक्शन चेंज करते जाएंगे आप एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, इस तरीके से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं।